आज एक असली सनसनीखेज खबर एक्सियोस पत्रिका ने उजागर की। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जैसा कि सामने आया है, गुप्त रूप से सीधे संपर्क में आया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गुप्त रूप से एक ऐसे मध्यस्थ के जरिए, जिस पर दोनों पक्ष भरोसा करते हैं, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडरों से सीधे संपर्क साधा, जिससे उन्होंने आधिकारिक ईरानी वार्ताकारों को दरकिनार कर दिया। असल में डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने ईरान के सैन्य विंग के साथ सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जबकि आमतौर पर अमेरिका ऐसा नहीं करता और ऐसे संपर्क नहीं रखता। लेकिन बात यह है कि उन्हीं गुप्त संपर्कों के बाद दोनों पक्ष अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत होने में सफल रहे, जो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और वही 60 दिनों के युद्ध विराम की स्थापना में बदल गया। और अब बाद में यह समझौता निश्चित रूप से टूट गया और ईरान ने फिर से हारमुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करना जारी रखा। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि आज ईरानी सेना के प्रमुख अमीर हातामी ने क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले को $30,000 का इनाम देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर वो गुप्त बातचीतें आखिरकार इसी नतीजे तक पहुंचती हैं। इसी के साथ आज सीएनएन ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से युद्ध के 6 महीनों में मांगों की सूची अचानक काफी कम हो गई है। अब सबसे ऊपर ना तो आत्मसमर्पण है, ना ही शासन परिवर्तन, और यहां तक कि परमाणु कार्यक्रम भी नहीं, बल्कि अब सबसे अहम है तेल की कीमत को स्थिर करना और कम से कम आंशिक रूप से हारमुज जलडमरू मध्य को खोलना। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। चलिए इन विषयों पर साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और बाद में इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सबसे अंदरूनी हिस्से से, जिसके बारे में आज एक्सियोस ने लिखा है। मई के मध्य में अमेरिकी वार्ताकार, जो ईरान के साथ युद्ध समाप्ति का समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वार्ता की दूसरी तरफ बैठे लोग वास्तव में ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। कहा गया कि ईरान की ओर से केवल राजनेता ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन उनमें वे लोग शामिल नहीं थे जो वास्तव में फैसले लेते हैं और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हैं या हारमुज जलडमरू मध्य में जहाजों को डुबोते हैं। और तब ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने एक असामान्य कदम उठाया। उन्होंने आधिकारिक ईरानी वार्ताकारों को दरकिनार कर सीधे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नेतृत्व से संपर्क किया। इस गुप्त चैनल के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो नेचिरवन बरजानी थे। वो इराक में कुर्द क्षेत्रीय सरकार के राष्ट्रपति हैं। उनके पास वो चीज थी जो शायद ही किसी और के पास थी। उन्हें एक साथ अमेरिकी नेतृत्व और ईरान के आईआरजीसी कमांड दोनों का भरोसा हासिल था। असल में अमेरिकी प्रशासन ने कूटनीति के सभी नियमों को दरकिनार कर दिया और सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद शुरू कर दिया, जबकि कैमरे के सामने राजनयिकों और राजनेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। ये सब मायने क्यों रखता है? बात यह है कि ये घटना, जिसे पहले कहीं प्रकाशित नहीं किया गया था, ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए उस देश के साथ बातचीत करना कितना मुश्किल है जहां वॉशिंगटन को खुद ही ये यकीन नहीं है कि वहां असल में फैसले कौन ले रहा है। आखिरकार उन्हीं सैन्य अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान वास्तव में समझौता ज्ञापन पर सहमत हुए, लेकिन सच ये है कि वो समझौता जल्दी ही टूट गया। अब मैं वो संदर्भ जोड़ूंगा जो ये समझाता है कि ईरान में असल में कौन प्रमुख है, इसको लेकर इतनी उलझन क्यों पैदा हुई और क्यों अमेरिका को एक ही देश के अलग अलग लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है। युद्ध ने शुरुआत में ही पूरे ईरानी नेतृत्व को उलट पुलट कर दिया था। सुप्रीम लीडर अली खामनेई और अन्य उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताओं की हत्या, साथ ही युद्ध के पहले 40 दिन जो इसके बाद हुए, उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की सत्ता के नियंत्रण पर पकड़ को अचानक बहुत मजबूत कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले लेना भी शामिल है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता माजतबे खामनेई की स्थिति को लेकर अनिश्चितता और युद्ध के शुरुआती हफ्तों में उनका सार्वजनिक रूप से ना दिखना इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की कमान की स्थिति को और भी मजबूत कर गया। घटनाक्रम इस प्रकार है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम
और कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने की कोशिश की। मई की शुरुआत में व्हाइट हाउस को लगा कि समझौता अब बस होने ही वाला है, जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप याद करेंगे, ईरान ने जवाब देने में 10 दिनों से भी ज्यादा समय लगा दिया। और तभी अमेरिकी वार्ताकारों को शक होने लगा कि ईरानी वार्ताकार यानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरगची असल में उनके पास समझौता करने की असली ताकत नहीं है, और उनका फैसला तो फिर भी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ही पलट देता है। मतलब उन्होंने तो जैसे मान लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाकी तेहरान वाले भी माने। इसलिए सवाल उठा, क्या अरगची और गलीबाफ से बात करने का कोई मतलब है? और फिर करीब 10 मई को उस वक्त की अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने खुद इराक में मौजूद बरजानी को फोन किया। 2 सूत्रों के मुताबिक जो इस कॉल की जानकारी रखते हैं, तुलसी गबार्ड ने बरजानी से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन मानता है कि वो व्यक्तिगत रूप से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी से संपर्क कराने में मदद कर सकते हैं। बरजानी ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान में रहते थे और उन्होंने तेहरान विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। वो फारसी भाषा में धारा प्रवाह बोलते हैं और ईरानी शासन के कई उच्च पदस्थ सदस्यों, जिनमें IRGC के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं, से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। गबार्ड ने बरजानी को यह स्पष्ट कर दिया कि वो व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस की स्वीकृति से फोन कर रही हैं, और समझाया कि व्हाइट हाउस ये जानने के लिए बहुत इच्छुक है कि क्या IRGC के कमांडर वाहिदी और पूरी कमान वास्तव में उन बातों से सहमत हैं जिन पर गलीबाफ और अराकच्ची चर्चा कर रहे हैं, या फिर उनके पास वास्तव में कुछ और विचार और मांगे हैं जो राजनेताओं द्वारा कही जा रही बातों से अलग हैं। क्योंकि मध्यस्थों के लिए सीधे वाहिदी से संपर्क करना संभव नहीं था, इसलिए अमेरिकी कहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या आप सबकी राय एक जैसी है या फिर उसमें अंतर है। बरजानी ने सहमति जताई और IRGC में अपने संपर्कों से संपर्क किया। बरजानी ने जनरल वाहिदी से सीधे संपर्क की व्यवस्था की और 14 मई को KSIR का एक अधिकारी बरजानी के कार्यालय एरबिल, जो इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है, वहां पहुंचा, सुरक्षित कॉल के लिए एक एन्क्रिप्टेड फोन के साथ। और इसी फोन कॉल के दौरान बरजानी ने वाहिदी से सीधे पूछा कि क्या वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर के रूप में सहमत हैं। ईरानी वार्ताकार रच्ची और गालिबाफ की स्थिति से सहमत हैं। ईरानी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, वो पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं और ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की भी स्थिति है। और जैसा कि बाद में बरजानी ने बताया, वाहिदी ने कहा, हम इस संकट को बातचीत के जरिए हल करना पसंद करते हैं। बातचीत के तुरंत बाद बरजानी ने गबार्ड को फोन किया और उन्हें जवाब बताया। उन्होंने व्हाइट हाउस को रिपोर्ट दी कि KSIR शांति के लिए तैयार है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नया प्रस्ताव रखा। उसी बरजानी के जरिए अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ वार्ताकारों के बीच सीधे इरबिल में गुप्त वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव था। चलिए हम वहां गुप्त रूप से मिलते हैं और सीधे बातचीत करते हैं। ईरानियों ने इस विकल्प को नकारा नहीं, लेकिन वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि इजरायली खुफिया एजेंसी के पास बहुत सारे एजेंट हैं और उन्हें डर था कि इजरायली लोग इरबिल में या वहां जाते समय उन्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। नतीजतन वो मुलाकात कभी नहीं हो पाई। और आज की तारीख में पाकिस्तानी और कतर के मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान जारी रखे हुए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार उनमें से कुछ का मानना है कि पाकिस्तानी लोग वार्ताओं की वास्तविकता से कहीं अधिक आशावादी रिपोर्टें देते हैं। वे इस गतिरोध को तोड़ने के लिए किसी तरह आगे बढ़ने का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बारजानी ने हाल ही में खुद व्हाइट हाउस को संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने वार्ताओं को फिर से शुरू करने में मदद की पेशकश की है। और अब ब्रैड मैगर्ग, जो 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के तहत मध्य पूर्व के सलाहकार रहे हैं, ने इस पूरी कहानी का जैसे सारांश पेश किया। आगे उनकी टिप्पणी है, मुद्दा मध्यस्थ का नहीं है, असली बात है ईरान की स्थिति हार्मुज जलदमरू मध्य को लेकर, और वो शायद जल्दी बदलने वाली नहीं है। अब आज की रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है ये विश्लेषण कि 6 महीने की जंग में खुद डोनाल्ड ट्रंप के लक्ष्य कितने कम हो गए हैं। शुरुआत में, इस संघर्ष की शुरुआत में, इस साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से अधिकतमवादी लक्ष्य रखे थे।
ये ईरान की पूरी और बिना शर्त आत्मसमर्पण, शासन परिवर्तन और इस बात की गारंटी थी कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे और तेहरान द्वारा प्रॉक्सी समूहों जैसे कि हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करना। साथ ही पांचवी शर्त थी कम से कम मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन कार्यक्रम में कटौती करना। लेकिन जैसे जैसे युद्ध जो अब छठे महीने में है लंबा खिंचता गया, ये लक्ष्यों की सूची काफी बदल गई और छोटी होती गई। आप जानते हैं, ये सिकुड़ती गई। एक उदाहरण है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस का फॉक्स न्यूज को दिया गया इंटरव्यू, जो गुरुवार 14 अगस्त को हुआ था। उदाहरण के तौर पर जब उनसे पूछा गया कि यह युद्ध किस तरह खत्म हो सकता है, उन्होंने अब सिर्फ 2 ही लक्ष्य बताए। और आगे मैं जे.डी. वेंस का उदाहरण देता हूं। पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खाड़ी देश विश्व अर्थव्यवस्था को तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखें ताकि हमारे पास ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। ये पहला लक्ष्य है, पूरे देश में अमेरिकियों के लिए तेल और गैस की सस्ती कीमतें बनाए रखना। और आगे वो जोड़ते हैं, और बेशक दूसरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार ना मिले। जरा सोचिए, परमाणु हथियार का मुद्दा अब पहली या सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नहीं है, ये तो बाद के लिए है। मुख्य लक्ष्य समस्या का समाधान करना है, जो समस्या युद्ध से पहले थी ही नहीं। और यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि वेंस ने परमाणु निरस्त्रीकरण से पहले तेल की कीमतों की स्थिरता को प्राथमिकता दी। यानी पहले परमाणु लक्ष्य को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता माना जाता था। और फिर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बाद में कहा, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? दोनों लक्ष्य ट्रंप के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यानी व्हाइट हाउस ने जैसे बाद में इन लक्ष्यों के बीच इस प्राथमिकता क्रम को धुंधला करने की कोशिश की। और यहां ध्यान दें कि क्या हो रहा है। युद्ध के 6 महीने बीत जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रतिबंधों की ओर लौटते हैं, ईरान पर दबाव डालने के मुख्य साधन के रूप में। ठीक इसी वजह से, क्योंकि अमेरिकी प्रमुख हथियारों का भंडार खत्म हो गया था और बातचीत का अगला दौर फिर से रुक गया था। इसके साथ ही खुद ट्रंप इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ आर्थिक दबाव ही सफलता दिला सकता है। तो सवाल उठता है, फिर 6 महीने की लड़ाई की जरूरत ही क्या थी? अगर, जैसा कि अब ट्रंप कह रहे हैं, सिर्फ आर्थिक दबाव से ही सफलता मिलेगी, तो फिर इसका मतलब है कि यह सारी जंग बेकार थी। नतीजा, एक तरफ अमेरिका को ईरान की सैन्य कमान के साथ गुप्त बैक चैनल संपर्क बनाना पड़ा, क्योंकि 6 महीने की जंग के बाद भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सके कि तेहरान में असली फैसला कौन ले रहा है। और पिछले सर्वोच्च नेता की हत्या और उनके उत्तराधिकारी की अनिश्चित स्थिति ने इस असमंजस को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ जैसे जैसे खुद अमेरिका के पास सैन्य दबाव डालने के भौतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, वॉशिंगटन के बयानबाजी वाले लक्ष्य भी चुपचाप सिमट गए हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण और शासन परिवर्तन की मांग से लेकर कम से कम पेट्रोल की स्थिर कीमतों और तेहरान पर नए हमलों के बजाय सिर्फ प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की उम्मीद तक बात आ गई है। और नतीजा बहुत सीधा है। वॉशिंगटन, जैसा कि लगता है, इस युद्ध की दिशा को उतनी मजबूती से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है जितना वो सार्वजनिक रूप से दिखाता है। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।